देवउठनी एकादशी के बाद में शादी ब्याह का जो सीजन है उसकी शुरुआत हो ही चुकी है। आपके घर में भी शादी होगी, शादी की बहुत सी तैयारियां भी करनी होती होंगी, लेकिन विवाह से पूर्व वर वधू की कुंडली मिलाना भी बेहद आवश्यक होता है। अब कुंडली के साथ साथ एक चिंता ये भी सताती है कि जब घर में शादी ब्याह का माहौल है तो ऐसे में हमें घर में एक दो कमरे और भी बनाने होंगे, क्योंकि परिवार में नया सदस्य आने वाला है, उसके रहने का भी एक पुख्ता इंतजामात होना भी आवश्यक होता है। वास्तु का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो शादी और साथ में उसके साथ ही वास्तु, तो विवाह और वास्तु के साथ ज्योतिष का क्या मेल है, आज हम उसको लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में है योगेश व्यास जी। नमस्कार योगेश जी, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। योगेश जी देखिए, मेरे हिसाब से विवाह में जितना आप लोगों की भागीदारी होती है कुंडली मिलान में, उसी के साथ साथ वास्तु भी उतना ही ज़रूरी होता है, क्योंकि सिर्फ कपड़ों की और गहनों की खरीदारी ही नहीं, मकान भी बनाना पड़ता है और ये एंड टाइम पर ज़रूर होता है। तो उस वक्त वास्तु का भी ध्यान रखना। हम सब एक एक चीज़ पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप तो मुझे ये बताइए कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जब किसी के विवाह में देरी हो रही हो तो उसमें वो कहीं ना कहीं रुकावट या अड़चन डालते हो, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। जी देखिए, शादी को लेकर के कुंडली मिलान बेहद आवश्यक है और कुंडलियों के माध्यम से ही वैवाहिक जीवन तय होता है। किसी व्यक्ति के आप देखेंगे कि बिल्कुल ठीक उम्र पर शादी देखने को मिलती है और कई बार बहुत उम्र हो जाने के बाद भी शादी में परेशानियां देखने को मिलती है। तो ज्योतिष के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को लेकर सुख सामंजस्य, उसका विवाह जल्दी होगा या देरी से होगा, ये सब आसानी से अपन जान सकते हैं। कई बार किसी जातक या जातिका के अच्छे घर में जन्म लेने के बाद और अच्छे पद पर स्थापित होने के बाद भी अगर सही समय पर विवाह नहीं हो पा रहा है तो हमें मान सकते हैं कि उस व्यक्ति के विवाह से संबंधित जो घर है और जो ग्रह हैं उनमें आपको परेशानी अवश्य कोई ना कोई देखने को मिलेगी। तो परेशानी या विलंब को लेकर कुछ योग के विषय में बात करें तो विवाह का जो मुख्य भाव है वो कुंडली में सप्तम भाव, जो 7वें नंबर का जो घर होता है वो शादी का घर माना जाता है। कुंडली में सप्तम भाव में शुभ ग्रहों के होने या इस भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होने से विवाह सही उम्र में होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। सप्तम भाव के अलावा कुंडली के लग्न भाव को, द्वितीय भाव को, पंचम भाव, नवम भाव, अष्टम भाव और एकादश भाव, इन सबों को विवाह के लिए एकदम सही मिलान की इसकी आवश्यकता होती है। उनका असर भी जीवन पर देखने को मिलता है। अब बात करें विवाह में जो देरी है उसके लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं, कौन से भाव जिम्मेदार होते हैं। तो ज्योतिष में किसी भी व्यक्ति के वैवाहिक सुख में जो गुरु ग्रह है, जिसको बृहस्पति बोलते हैं, शुक्र ग्रह और मंगल, ये 3 ग्रह सबसे अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। साथ ही किसी व्यक्ति के विवाह के लिए राहु भी एक प्रबल ग्रह माना जाता है। जैसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि राहु की अंतर और प्रत्यंतर दशा में, या राहु जब पंचम या सप्तम भाव में गोचर कर रहा होता है तो विवाह के बहुत अच्छे योग बना के चलता है, लेकिन राहु भ्रम का कारक है। तो ऐसे वैवाहिक जीवन में आगे चल के कुछ परेशानियां भी देखने को मिलती हैं। तो ऐसी स्थिति में एक तो कुंडली मिलान बहुत सही तरीके से करना चाहिए और दूसरा उस समय स्थिरता से उस घर को देखना भी चाहिए। तो राहु के अलावा अपन बात करें तो विवाह के कारक ग्रहों बृहस्पति, शुक्र और मंगल का दूषित होना भी या कमजोर स्थिति में होना भी वैवाहिक जीवन में परेशानी के कारण माना जाता है। जब ये तीनों ग्रह कुंडली के अशुभ भाव, जो 6, 8 और 12 जो भाव हैं, इनमें अगर स्थित हों तो भी वैवाहिक जीवन में विलंब देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से जब विवाह के कारक ग्रह, पुरुषों का जो कारक ग्रह है वो शुक्र माना जाता है और जो महिलाओं का कारक ग्रह है शादी का वो गुरु माना जाता है। तो इन दोनों कारक ग्रहों पर क्रूर ग्रहों जैसे राहु है, केतु है, शनि है, सूर्य की भी दृष्टि अगर कई बार देखने को मिलती है तो ऐसी दृष्टि से या युति संबंध से भी वैवाहिक जीवन में देरी और परेशानी देखने को मिलती है। इसी प्रकार से शनि ग्रह की बात कर सकते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में शनि को क्रूर और पाप ग्रह माना गया है। विवाह में रुकावट देने वाला ये एक बड़ा ग्रह माना जाता है। अगर शनि कमजोर या अशुभ स्थिति में है तो भी शादी में कई बार वो देरी कराता है। सप्तम भाव का जो शनि है वो भी शादी में कई बार काफ़ी लेट कर देता है। अब शुक्र ग्रह की बात करें जो कि पुरुषों की कुंडली में कारक ग्रह माना जाता है, विवाह का एक प्रबल कारक है। अगर कुंडली में शुक्र ग्रह पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो भी वैवाहिक जीवन में तो देरी देखने को मिलेगी और आपको वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा जो प्रेम है उसमें भी आपको कमी देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से गुरु ग्रह है तो कन्या की कुंडली में गुरु ग्रह विवाह का प्रबल कारक माना गया है। तो कुंडली में गुरु ग्रह और सप्तम भाव
जब कमज़ोर स्थिति में हो, नीच स्थिति में हो या फिर अस्त हो वो ग्रह, तो भी विवाह में विलंब और परेशानी देखने को मिलती है। इसी प्रकार से शनि के साथ में मंगल ग्रह हो या फिर शनि के साथ में राहु बैठा हो या मंगल के साथ में राहु बैठा हो, शनि के साथ सूर्य इत्यादि जब क्रूर ग्रह आपस में एक साथ बैठते हैं, ये सप्तम भाव में बैठते हैं या फिर अष्टम भाव में चले जाएं, तो भी वैवाहिक जीवन में काफ़ी परेशानी देखने को मिलती है। और इसी प्रकार से जब कुंडलियों में मांगलिक दोष होता है, तो मांगलिक दोष के कारण भी विवाह में विलंब और थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। तो ये तो स्पष्ट है कि ग्रह जो हैं वो कई हद तक जिम्मेदार हैं हर एक काम के लिए व्यक्ति के जीवन में, चाहे वो किसी भी तरह का काम होता है। फिलहाल आज हम बात कर रहे हैं विवाह को लेकर के। तो ऐसा भी देखा है मैंने योगेश जी कि विवाह का मुहूर्त तो निकलवाते ही हैं जब बातचीत हो जाती है, लेकिन आजकल विवाह की बातचीत से पहले भी लोग ज्योतिषों के पास पहुंचते हैं और उनसे बताते हैं कुंडली दिखाकर कि महाराज जरा बताएं कि क्या कुछ समय लग रहा है, क्या लग्न बैठेगा, हम लड़की या लड़का जो भी वो देखने जा रहे हैं वो देखने जाएं, क्या कोई बात बनेगी। तो ये तो पहले से ही एक भविष्यवाणी और उसी के आधार पर लोग निकल रहे हैं। तो मतलब विवाह का जो संभावित जो समय होता है थोड़ा वो भी बताएं। जी देखिए, कुंडलियों के माध्यम से संभावित विवाह के समय को बड़ी आसानी से देखा जाता है। आपने बहुत ठीक प्रश्न पूछा है कि कई बार लोग बहुत प्रयास कर रहे होते हैं लेकिन शादी की बात नहीं बन पा रही है, तो फिर एक ज्योतिषी के पास जाने के बाद पता चलता है कि अभी शादी का समय एक तो ठीक नहीं चल रहा है, या फिर आपको किस ठीक समय पे बहुत ज़्यादा प्रयास करना चाहिए कि अपनी बात बन जाएगी। तो कुंडली की बात करें तो जब व्यक्ति की कुंडली में गुरु ग्रह, जो कि एक विवाह का प्रबल कारक ग्रह माना जाता है, पंचम भाव का कारक है, तो गोचर करते हुए लग्न या फिर सप्तम भाव में आता है, तो ऐसी स्थिति में भी विवाह के प्रबल योग बनते हैं, जो कि कुंडली के माध्यम से पता चल सकता है। इसी प्रकार से जब पुरुष जातक की कुंडली में सप्तमेश, जो कि शादी वाला घर होता है, तो उस ग्रह की महादशा में शुक्र या चंद्रमा की अंतर्दशा आती है, तो भी विवाह के बहुत शानदार योग बन के आते हैं। इसी प्रकार से सप्तम भाव में बैठे ग्रह या सप्तमेश के साथ में बैठे प्रबल ग्रह की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा में भी विवाह के अच्छे योग बनते हैं। कन्या की कुंडली की बात करें तो जब कन्या की कुंडली में गुरु से सप्तम भाव में बैठे ग्रह की दशा या अंतर्दशा आती है और पुरुष की कुंडली में शुक्र ग्रह से सप्तम भाव में बैठे ग्रह की दशा या अंतर्दशा आती है, तो भी विवाह के अच्छे योग बनते हैं, क्योंकि कन्या की कुंडली में गुरु ग्रह शादी का कारक ग्रह होता है और पुरुष की कुंडली में शुक्र ग्रह शादी का कारक होता है। इसी प्रकार से सप्तमेश जब गोचर करता हुआ शुक्र की राशि में आए, शुक्र की दो राशियां हैं, वृष राशि है और तुला राशि है, और गुरु ग्रह से भी दृष्टि संबंध बने, तो ऐसी स्थिति में भी वैवाहिक संबंध बनने के काफ़ी अच्छे योग बनते हैं। इसी प्रकार से कन्या की कुंडली में जब सप्तमेश ग्रह की महादशा में गुरु या मंगल ग्रह की अंतर्दशा आती है, तो कन्या के शादी के अच्छे योग बनते हैं, क्योंकि ज्योतिष की अगर बात करें तो कन्या की कुंडली में शादी का प्रबल कारक ग्रह गुरु होता है और उसके बाद में वैवाहिक सुख की स्थिति मंगल ग्रह से देखी जाती है। इसी प्रकार से अगर वैवाहिक जीवन में व्यक्ति कोई परेशानी महसूस कर रहा है, तो उसने उस व्यक्ति को अपने सप्तम भाव, जो कि शादी का घर होता है, तो उससे संबंधित ग्रह का एक वैदिक यंत्र स्थापित करके उस ग्रह के उस यंत्र के सामने जाप करने चाहिए। ऐसा करने पर उसको निश्चित ही अपने वैवाहिक जीवन में जो परेशानियां हैं, जो विलंब है, वो कम देखने को मिलेगा। योगेश जी देखिए, हर उपाय हर व्यक्ति करता है ताकि उसकी समस्याओं का समाधान हो। अभी फिलहाल सबसे बड़ा जो विषय है वो हर एक माता पिता का कि उनका बेटा या फिर बेटी, जिसका भी वो संबंध करवाने जा रहे हैं, एक अच्छे परिवार में हो, एक अच्छे बच्चे, एक अच्छा बच्ची के साथ हो। लेकिन आपने बताया कि कुछ ग्रह दोष होते हैं, अगर वो ये उपाय करते हैं और बावजूद उसके भी वो जो स्थितियां हैं वो अनुकूल नहीं बैठ पा रही हैं, तो क्या घर में ऐसा कोई वास्तु दोष होता है जो उन स्थितियों को बिगाड़ रहा है? इसका भी कोई संबंध है? जी 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 देखिए, व्यक्ति के जीवन में वास्तु का प्रबल संबंध देखने को मिलता है। वास्तु तब ज़्यादा प्रभावी होगा जब कुंडली थोड़ी सी डाउन जाना शुरू होगी। तो वास्तु की अगर बात करें तो वैवाहिक जीवन के साथ ही पूरे जो जीवन की व्यवस्था है उसमें वास्तु का एक बड़ा रोल है। वास्तु के अनुसार कई बार घर में वास्तु दोष होने के कारण विवाह योग्य जो युवक युवतियाँ हैं उनके विवाह में काफ़ी देरी भी देखने को मिलती है। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी विवाह के लिए उचित वर या वधू नहीं मिल पाते हैं, कोई ना कोई अड़चन या परेशानी आती रहती है।
वास्तु आपके आसपास मौजूद जो चीज़ें हैं उनसे निकलने वाली जो ऊर्जा है, जो सकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा है, उसके प्रभाव को आपके जीवन पर बताता है। वास्तु में कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको अपनाकर आपके जीवन में वैवाहिक सुख आपको देखने को मिल सकता है। तो बात करें वास्तु के शानदार उपायों की, तो उत्तर पूर्व या फिर दक्षिण पूर्व दिशा में सोने से बचना चाहिए। उत्तर पूर्व यानी कि आपका नॉर्थ ईस्ट है, ईशान कोण है, वो देव पूजन का कोना है, वहाँ पे एक तो नहीं सोना चाहिए। और दूसरा साउथ ईस्ट की बात हुई है, दक्षिण पूर्व का कोना है, आग्नेय कोण रहता है, तो अग्नि की अधिकता के कारण वहाँ भी अपने को सोने से बचना चाहिए। एक घर में कांटेदार और बोनसाई पौधे नहीं लगाने चाहिए। आजकल एक चलन हुआ है कि छोटे छोटे पौधों को घर में स्थापित किया जाता है। तो छोटे जो पौधे हैं तो ऐसा वास्तु के अनुसार माना जाता है कि व्यक्ति की जो स्पीड वाली जो प्रोग्रेस है उसको थोड़ा सा डाउन करते हैं। और कांटे वाले जो पौधे हैं व्यक्ति के जो जीवन में सामंजस्य है, प्रेम है, उसमें कमी देखने को मिलती है। तो इसी दोनों प्रकार के पौधे नहीं लगाने चाहिए। एक विवाह योग्य जो बच्चों के कमरे का जो रंग है वो बेहद हल्का रखना चाहिए। आँखों को जो सुंदर लगे, आप गुलाबी रंग कर सकते हैं, सफ़ेद रंग कर सकते हैं, वो अब चल जाएगा, क्रीम कलर हो सकता है। कभी भी आपको बहुत ज़्यादा जो गहरे रंग है, जैसे कि भूरा रंग है, काला रंग है, नीला रंग है, इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन रंगों से नकारात्मक ऊर्जा है वो एक्टिव होती है। इसी प्रकार से जो बिस्तर है उसके सामने आईना नहीं होना चाहिए। सोते वक्त आपको आईने में जो बेड है वो दिखाई नहीं दे, तो इससे भी नकारात्मक ऊर्जा जनरेट होती है। इसी प्रकार से धातु के बने हुए बिस्तर पर भी नहीं सोना चाहिए। लकड़ी के जो बिस्तर हैं, बेड वगैरह, उनका प्रयोग करें। आजकल चलन में आ रहा है, हम लोग देखते हैं कि बेड पे भी बहुत सारे जो मेटल है उसका उपयोग किया जा रहा है, तो उससे भी नींद आने में परेशानी होती है, वैवाहिक जीवन में परेशानी देखने को मिलती है। और एक घर के बीच में भारी सामान या सीढ़ियाँ नहीं बनानी चाहिए। घर यानी कि जो ब्रह्म स्थान है, वास्तु देवता के आप देखेंगे तो नाभि वाला जो स्थल है, वहाँ पर कई लोग गड्ढा करवा देते हैं, कई बार वहाँ सीढ़ियाँ देखने को मिलती हैं, टॉयलेट मिलता है, या फिर भारी सामान है, तो उस ब्रह्म स्थान को दूषित नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से विवाह योग्य लड़के लड़कियों को एक से ज़्यादा दरवाजे या खिड़कियों वाले कमरे में रहना चाहिए। कई बार लोग ऐसे रहते हैं कि बिल्कुल बंद कमरा है, इसमें एक भी खिड़की नहीं है, केवल एक दरवाज़ा है, तो वहाँ से जो पॉजिटिव एनर्जी है वो वहाँ पे जनरेट नहीं हो पाती, वहाँ पे नहीं आ पाती। तो एक से ज़्यादा खिड़की और दरवाजे वाले कमरे में उन बच्चियों को रहना चाहिए। इसी प्रकार से विवाह योग्य लड़के लड़कियों को दक्षिण और दक्षिण पश्चिम दिशा में भी कभी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि जो दक्षिण पश्चिम जो दिशा है, साउथ वेस्ट का जो कॉर्नर है, वो स्थिर कॉर्नर है, पृथ्वी तत्व उसका होता है। तो वहाँ पर जो भी व्यक्ति स्थापित होता है वहाँ पे स्थिर हो जाता है। तो अपने को विवाह योग्य जो लड़के लड़कियां हैं उनको उस स्थिर कोने में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में वो भी घर में स्थिर हो जाते हैं और उनके विवाह के योग नहीं बन पाते हैं। इसी प्रकार से विवाह के लिए आने वाले लोगों के सामने कभी भी जो ब्लैक कलर है, काला रंग है, उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। लोग काला रंग पहन के विवाह की तैयारी करते हैं, जो देखने वाले आते हैं उनके सामने बैठते हैं, तो वहाँ भी बात थोड़ा बिगड़ने की संभावना बनी रहती है। इसी प्रकार से घर में केले का पौधे लगाएं, उसकी रोज़ पूजा करें, तो इससे भी वैवाहिक जीवन में आने वाली परेशानियाँ दूर होती हैं। विवाह होने में अगर देरी हो रही हो तो शयन कक्ष में आपको बतखों के जोड़ों की एक जो मूर्ति है या कोई पेंटिंग है वो लगानी चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन में काफ़ी प्रेम और सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। विवाह योग्य लड़के अथवा लड़कियों को उत्तर पश्चिम यानी कि वायव्य कोण में सोना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट में सोना चाहिए, साउथ वेस्ट में कभी नहीं सोना चाहिए। तो वायव्य कोण में अगर कमरा नहीं है किसी व्यक्ति के पास में, तो विकल्प के रूप में उत्तर दिशा में या ईशान कोण के कमरे में भी उत्तर पश्चिम के कॉर्नर में वो अपना बेड लगा सकते हैं, इससे उनका काम चल जाएगा। इसी प्रकार से अविवाहित दक्षिण दिशा में सोते हैं, उनके विवाह शीघ्र नहीं हो पाते हैं। इसी प्रकार से नैऋत्य कोण में सोने पर भी विवाह में काफ़ी इंतजार देखने को मिलता है। विवाह की चाहत रखने वाले का जो पलंग है वो इस प्रकार लगाना चाहिए कि उसके दोनों तरफ आने जाने का रास्ता हो, उसको दोनों तरफ से उपयोग किया जा सके। ऐसी स्थिति नहीं हो कि पलंग के दोनों तरफ रास्ता नहीं है, तो दोनों तरफ पलंग वाले रास्ते से भी वैवाहिक जीवन के सुखद होने की संभावनाएं बनती हैं। जी तो शादी में जो भी अड़चने आती हैं उनके उपायों को लेकर के हम आपसे आगे भी बात करेंगे। हम ये भी जानेंगे कि फिर शादी के बाद में संतान प्राप्ति के लिए भी काफ़ी सारी परेशानियां जो होती हैं वो देखने को मिलती हैं, उनमें भी ज्योतिष का कोई ना कोई संबंध ज़रूर ही होगा और वो उपाय भी मैं आपसे जान पाऊंगी। लेकिन फिलहाल हम रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और योगेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए स्टूडियो में। आइए उनसे जानते हैं कि अगर किसी भी तरह की रुकावट आ रही है, शादी विवाह का रिश्ता अगर कहीं नहीं हो पा रहा है, तो उसके राशि अनुसार
भी कुछ उपाय हो सकते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर अगर राशि के अनुसार ये उपाय अगर पता चल जाए हमारे व्यूअर्स को तो उनके लिए काफ़ी आसानी होगी, वो उपाय भी करेंगे और फिर उनके घर में भी वही शहनाई बजेगी जिसका सभी को इंतजार रहता है। देखिए, सामान्य उपाय शादी के बहुत सारे होते हैं, लोग उनको करते भी रहते हैं, जैसे कि शिवजी पर जल चढ़ाना, अपने सप्तम भाव के जो ग्रह है उसके जाप करना, उस तरीके से घर के, जैसे हमने वास्तु पे बात की कि बहुत सारे नॉर्थ वेस्ट कोने में अपने को सोना है, तो ये सारे सामान्य उपाय हैं, इनको करने से काफ़ी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। लेकिन व्यक्ति अगर पर्टिकुलर अपनी राशि के अनुसार उपाय करता है तो उसको अतिशीघ्र जो शुभ परिणाम है वो जीवन में वो देखने को मिलते हैं। तो राशि अनुसार उपायों की बात करें तो सबसे पहले जो मेष राशि है उसका स्वामी मंगल होता है, तो मेष राशि के जातक मंगलवार को हनुमान जी को एक तो चोला चढ़ाएं, शुक्र ग्रह के जाप करें, क्योंकि उनका जो सप्तम भाव है उसका स्वामी शुक्र ग्रह होता है। सुंदर कांड का उनको पाठ करना चाहिए और माता गौरी को गुड़ अर्पित करें, स्वयं भी उस प्रसाद को ग्रहण करें, तो इससे शादी के बहुत जल्दी उनको रिजल्ट देखने को मिलेंगे, योग बनना शुरू होंगे। वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि के जातक मंगल ग्रह के जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और माता गौरी को वो पीपल का पत्ता अर्पित करें, तो इससे भी उनके शादी के जल्दी योग बनना शुरू होंगे। मिथुन राशि के जातक गुरु ग्रह के जाप करें, केसर का तिलक लगाएं और माता गौरी को हरे रंग का धागा अर्पित करें, बाद में उस धागे को अपने पास में रखें। कर्क राशि के जातक शनि ग्रह के जाप करें, शिव जी का अभिषेक करें, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाएं और माता गौरी को पीपल के पत्ते पर सिंदूर लगाकर अर्पित करें, तो जल्द ही उनके विवाह के योग उनको देखने को मिलेंगे। सिंह राशि के जातक शनि ग्रह के जाप करें, शनिवार की शाम को हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दीपक जलाएं, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएं, गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाया जाता है हनुमान जी को, और माता गौरी को लाल धागा अर्पित करें, फिर उस धागे को अपने पास में रखें, तो वैवाहिक जो संबंध है उनके वो स्थिर होने लगेंगे। इसी प्रकार से कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि के जातक गुरु ग्रह के जाप करें, नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी का वो प्रयोग करें, इसके साथ ही ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का एक माला जाप करें, बहुत जल्दी सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। तुला राशि के जातक मंगल ग्रह का जाप करें, पक्षियों के लिए अन्न और जल की व्यवस्था करें, माता गौरी को मसूर की दाल अर्पित कर दें और इसके साथ ही कुछ जो दाने हैं मसूर की दाल के उनको अपने पास में रखें। वृश्चिक राशि के जातक शुक्र ग्रह के जाप करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मंगलवार शनिवार के शाम को चमेली का हनुमान जी का तेल जलाएं, दीपक जलाएं हनुमान जी को, सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। धनु राशि के जातक बुध ग्रह के जाप करें, जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर उससे स्नान करें और जल में हल्दी मिलाकर ही केले के वृक्ष पर भी चढ़ाएं, मंगला गौरी स्त्रोत का पाठ करें, ठीक परिणाम देखने को आएगा। मकर राशि के जातक चंद्र ग्रह के जाप करें, केसर का तिलक लगाएं, शिव जी का अभिषेक करें और माता गौरी को लाल चुनरी अर्पित करें। कुंभ राशि के जातक सूर्य ग्रह के जाप करें, जब भंडारा कहीं अगर हो रहा हो तो वहाँ पर भोजन की व्यवस्था के लिए कोयले का दान करें और माता गौरी को पान के पत्ते में सिंदूर लगाकर अर्पित करें। इसी प्रकार से जो मीन राशि के जातक हैं वो बुध ग्रह के जाप करें, पीले चंदन का तिलक लगाएं, हल्दी मिलाकर केले के वृक्ष पर चढ़ाएं और माता गौरी के चरणों में वो सिंदूर अर्पित करें। योगेश जी, ये तो हमने सारी बात की कि विवाह के योग किस तरीके से बनते हैं और अगर उन योग बनने में कहीं कोई व्यवधान आता है तो उसके ऊपर हम क्या कुछ उपाय कर सकते हैं। अब विवाह जब होता है तो विवाह होने के बाद में परिवार में एक नया सदस्य आए, इसकी भी चिंता रहती है और इसके लिए भी कोई उपाय, अगर किसी दंपत्ति के जीवन में एक नन्हे मेहमान का आगमन नहीं हो पा रहा है तो वो क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या कुछ कारण है और उन कारणों से उबरने का भी कोई उपाय हो तो बताएं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, संतान को लेकर भी व्यक्ति की कुंडली में योग होते हैं और संतान और दाम्पत्य जीवन ये दो ऐसे विषय हैं, इन दोनों विषयों में दोनों व्यक्तियों की कुंडलियों की आवश्यकता होती है। बाकी आप अपनी पर्टिकुलर कुंडली से कुछ भी पूछ सकते हैं, वो सब हो जाएगा आपका। तो जो संतान के योग हैं वो दोनों ही कुंडलियों में अपने को ठीक देखने को मिलते हैं। मैं आपको सामान्य चीज़ें बता दूं कि संतान को लेकर एक तो पंचम भाव देखा जाता है, जो संतान का घर है, पंचम भाव का कारक ग्रह गुरु है, एक उसको देखा जाता है और इनकी ही जो स्थिति है वो नवांश कुंडली में तय की जाती है। अब बात करें ज्योतिष की तो शादी हो जाने के बाद में प्रत्येक दंपति ये चाहता है कि उस टाइम पे उसकी संतान हो जाए, फिर भी नहीं हो पा रही है, तो कुछ जो ग्रह है उनकी परेशानी उनको देखने को मिल सकती है। तो किन ग्रहों के माध्यम से हम ज्योतिष में देखते हैं कि विवाह के बाद में अब संतान में विलंब हो रहा है, तो कुंडली में संतान प्राप्ति बृहस्पति की दशा आने पर देखने को मिलती है। जब बृहस्पति की दशा अंतर्दशा आएगी तो व्यक्ति को संतान की प्राप्ति होगी। पंचम भाव के स्वामी की
दशा आने पर भी व्यक्ति को संतान की प्राप्ति देखने को मिलती है। इसी प्रकार से पंचम भाव से जुड़े शुभ ग्रहों की दशा आने पर भी जातक को संतान की घर में प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से पंचमेश का कुंडली में शुभ स्थानों पर होने पर भी व्यक्ति को संतान की प्राप्ति होती है। जब व्यक्ति की कुंडली में संतान योग कारक पुरुष हो तो उसको पुरुष की प्राप्ति होगी, मतलब जो बच्चा है वो लड़का पैदा होगा, मेल होगा। और स्त्री कारक ग्रहों की अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में लड़की की प्राप्ति होती है। तो शुक्र चंद्रमा स्त्री कारक ग्रह हैं, सूर्य मंगल और बृहस्पति जो है वो पुरुष कारक ग्रह हैं। जब कुंडली में पुरुष और स्त्री दोनों ही ग्रहों की प्रमुखता होती है, अंतर प्रत्यंतर जब उनके आ जाते हैं तो किसी भी जातक को कन्या और पुत्र की प्राप्ति जीवन में होती है। पंचमेश का लग्नेश और नवमेश के साथ में राशि परिवर्तन करने पर भी संतान की प्राप्ति होती है। अब बात कर रहे हैं, जब प्रश्न था कि कब संतान की प्राप्ति में परेशानी दिखाई देती है, कब विलंब होता है, तो पंचम भाव जो कि संतान का भाव है उस पर मंगल या राहु की दृष्टि होने पर संतान सुख में काफ़ी विलंब देखने को मिलता है। संतान कई बार शुरुआत तो होती है लेकिन वो अंत तक नहीं पहुंच पाते, बीच में काफ़ी परेशानियां देखने को मिल जाती हैं। इसी प्रकार से पंचम भाव में पाप ग्रहों का शत्रु राशि में बैठना या पंचम भाव में कोई पाप योग बनना भी, ये भी संतान के विलंब अपने को दिखाता है। इसी प्रकार से बृहस्पति अगर पाप भाव में स्थित हो तो संतान से जुड़ी हुई समस्या देखने को मिलती है। पंचम स्थान गुरु से संबंधित है, अगर अकेला गुरु पंचम भाव में बैठा है तो भी संतान में परेशानी दिखाई देती है। चलिए, ये तो सारे उपाय हो गए। और एक सबसे विशेष बात ये होती है, जब भी शादी वगैरह तय की जाती है तो उसके बाद में परिवार के जो लोग होते हैं, बड़े बुजुर्ग, उनको सबसे बड़ी एक चिंता ये खाती है कि जब नई बहू या फिर नया सदस्य जब घर में आएगा तो उसके रहने के लिए एक ठीक ठाक सी व्यवस्था हो। और ऐसे ही सीजन में जो है घर में कमरे बनाए जाते हैं कि कहीं कोई दिक्कत ना आए। तो वो जो घर में कंस्ट्रक्शन का काम चलता है उसमें भी क्या कोण देखना और वास्तु के आधार पर बनाना, अगर जब हर चीज़ में वास्तु कहीं ना कहीं इफेक्ट कर ही रहा है और अगर उसी हिसाब से वो कमरा बनाया जाए तो किसी तरह की दिक्कत भी नहीं आएगी। क्या रंग हमें उस कमरे का काम में लेना चाहिए, थोड़ा सा वो भी बता। ये सामान्य प्रश्न मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि जब न्यू कपल की बात हो रही है तो उसके लिए कमरा बनाने की जब बात आती है तो जैसे हमने चर्चा की कि नॉर्थ ईस्ट में कभी भी न्यू कपल का कमरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो देव पूजन का कोना है। अगर वहाँ पर न्यू कपल का कमरा बनाया जाता है तो आप देखेंगे कि वहाँ पर संतान की जो प्राप्ति है उसमें काफ़ी विलंब देखने को मिलेगा, क्योंकि देव पूजन के कोने में हम शुक्र ग्रह को एक्टिव नहीं कर सकते, वो गुरु का कोना है, उसका स्वामी जो है वो गुरु है। तो एक तो वहाँ अपने को कमरा बनाने से बचना चाहिए। दूसरा, साउथ ईस्ट जो आग्नेय कोण जिसको बोला जाता है, दक्षिण पूरब का जो कोना है, वो आग्नेय कोण में भी न्यू कपल का कमरा कभी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अग्नि की ऊर्जा आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो जो आपसी सामंजस्य है वहाँ पे काफ़ी कमी धीरे धीरे होने लग जाती है, क्योंकि जब दो व्यक्ति शुरुआत में मिलते हैं तो एक तो उनमें वैसे ही सामंजस्य थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, क्योंकि दोनों अपने तरीके से चलने का प्रयास करते हैं। और अगर अग्नि कोण में उनका कमरा बना हुआ है तो वहाँ पर आपको उनके अंदर जो टकराव है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार से बात करें कि कलर जो आपने पूछा कि रंग कैसा हो उनके कमरे का, तो डार्क जो कलर है वो कभी भी नहीं करना चाहिए, लाइट कलर रखें। अब आग्नेय कोण में जाकर के लाल रंग का प्रयोग किया है और वहाँ पे आईने भी रखे हुए हैं। आज आप देखते हैं कि हर कमरे में एक आईना लगा हुआ है, लोगों ने टॉयलेट में बहुत बड़े बड़े आईने लगा रखे हैं। तो आईने का जो काम है वो ऊर्जा को रिफ्लेक्ट करने का होता है। तो अग्नि तत्व में लाल रंग कराने से आपको बहुत ज़्यादा ऊर्जा देखने को मिलेगी। अगर व्यक्ति की कुंडली में मंगल ग्रह भी एक्टिव है तो आप समझिए कि उसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा उस कोने में देखने को मिलेगी। और आईना अगर वहाँ पे लगा हुआ है तो व्यक्ति का जो टकराव है, जो वैचारिक जो सामंजस्य है, उसमें आपको काफ़ी कमी देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके से इन चीज़ों से बचना चाहिए। और एक मैं हर बार लोगों को बोलता हूँ, मेरे जो क्लाइंट हैं उनको, कि टॉयलेट में जो आदमकद जो शीशे लगे हुए हैं उनका कोई भी उपयोग नहीं है। बहुत छोटा शीशा लगाएं, एक वहाँ पे कैबिनेट बना लें, तो उसमें से शीशा निकाला वापस रख दिया, एक अलमारी बना लीजिए, उसके पीछे शीशा लगाइए, उसको बंद करने के बाद शीशे का प्रयोग खत्म। तो उस तरीके से शीशे का, क्योंकि टॉयलेट में घर की सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी देखने को मिलती है आईने के माध्यम से। जैसे ही जब गेट खोला जाता है टॉयलेट का
तो वो एनर्जी कमरे में आ जाती है, और कमरे में भी एक आदमकद जो ड्रेसिंग टेबल रखी हुई है तो वो गोल गोल वहाँ पे उस कमरे में घूमती रहती है। तो जो सामंजस्य है या जो मानसिक जो शांति है उसमें इस आईने के कारण भी काफ़ी परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। तो हर कमरे में ड्रेसिंग टेबल होती है, शीशा होता है, उसके लिए कोई विशेष कोण है? देखिए, विशेष कोण की मैं बात कर रहा हूँ आईने की, तो उत्तर दिशा और पूरब दिशा, एक तो नॉर्थ और एक आपका ईस्ट, जो दो कॉर्नर है वो आईने के लिए होते हैं, क्योंकि जैसे आईने का काम है एनर्जी को रिफ्लेक्ट करना। तो इन दो दिशाओं में पॉजिटिव एनर्जी देखने को मिलती है। एक तो यहाँ पर लगाएं, दूसरा बेडरूम में कभी भी आईना नहीं होना चाहिए, ये सामान्य सी जानकारी है। अगर किसी कंडीशन में आईना लगा भी हुआ और वो हटना उसका मुश्किल है तो वहाँ पे एक मोटा कर्टन आप लगा के रखें। जब भी उसका उपयोग करना हो आप उसको हटा लीजिए, उसको उपयोग में लीजिए, बाकी का आप उसको कर्टन को लगा दें, तो जो ऊर्जा है उसका गोल गोल घूमना है वो वहाँ पर रुक जाएगा। तो इस तरीके से आईने का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया ये तमाम बातें बताने के लिए, और हमारे जितने भी दर्शक हैं उनके लिए ये बेहद सहायक होगी, हेल्पफुल होगी। देखिए, जब भवन निर्माण करते हैं तो उसमें आजकल वैसे भी प्रचलन हो गया है कि आपका ड्रेसिंग का जो एरिया है वो सेपरेट बनाया जाता है। हालांकि घर में जब सामान आता है तो वो ड्रेसिंग टेबल भी आती है। बिल्कुल, आप अपने कमरे में अगर आपको ड्रेसिंग टेबल रखनी है, कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, रखें, लेकिन उसके आगे एक पर्दा ज़रूर लगाएं ताकि नेगेटिव एनर्जी जो है वो उस कमरे में जनरेट ना हो, और जो सुखद जीवन के उद्देश्य से ये नया रिश्ता जुड़ने वाला है उसमें कहीं कोई कमी ना आए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।